बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 179 इकसात सुन चुके हैं और अब 180 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। वो अपनी मर्जी से तो नहीं आई, मैंने मासूमियत से कहा। वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर मेरे साथ आई है। माँ से इजाज़त लेकर? कैथी ब्राउन भी दंग रह गई। क्या तुम कोई जादूगर वाली यार खान? अगर धोखेधड़ी को जादूगरी कहा जाता है तो मेरा जवाब इस बात में है, वरना ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप लोगों के ज़हन से ये बात निकल गई कि मैं उस वक्त अपनी असल शक्ल में नहीं था। मैं तो एक यहूदी डेनिस पाल गोल्डे के मेकअप में था। तब भी ये कोई आसान काम तो नहीं है, कैथी ब्राउन बोली। इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में तुमने वो कुछ कर दिखाया जो कोई दूसरा शख्स कई महीनों के दौरान भी नहीं कर सकता। तहजीब मालिक एक्स का सुराग मिला या नहीं? जनरल टेरेस ने पूछा। अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब ओलिवर खुद उसके बारे में सारी तफसीलात मुहैया करेगा। तुम ठीक कह रहे वाली, जनरल टेरेस बोला। उसने तुम पर जो अच्छा वार किया था उसके जवाब में वो ऐसे ही सलूक का मुस्तहिक था। ये कदम भी मैंने मजबूरी में उठाया जनरल। मैंने कहा अगर ओलिवर मुझे मिल गया होता तो मैं तिला बीम में ही उसकी तिक्का बोटी करके उससे सारे हकायक मालूम कर लेता। लेकिन मालूम नहीं कि ये उसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि वो तिला बीम में मौजूद ही नहीं था। मजबूरन मैंने माले गनीमत पर इक्तफा करने का फैसला किया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ ओलिवर। पहली बार जब तुम्हारा उससे तसादुम हुआ उस वक्त वो बदनामे ज़माना अमरीकी CIA का एक बाइख्तियार अफीसर था। उसके बारे में बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में बड़े से बड़ा काम करने की अहलियत रखता है। उस वक्त तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के तालिब इल्म थे, एक ऐसे तालिब इल्म जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन उस पहले ही मार्के में उसे तुम्हारे हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद से तुम्हारे और उसके दरमियान बाकायदा खेल का आगाज हो गया, लेकिन उसे हर महाज पर तुम्हारे हाथों रेकी उठाना पड़ी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अमेरिकी CIA से उसे निकाल बाहर किया गया और अब मुसाद के एजेंट की हैसियत से भी वो तुम्हारे खिलाफ कोई कामयाबी हासिल करने से आजिज है। इसराइली हुकाम की ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या कोई शख्स तने तनहा इतने कारनामे अंजाम दे सकता है? ओहो, मेरी तारीफ है मत करो जनरल, मैंने संजीदगी से कहा। जो कारनामे मुझसे सरदर्द हुए हैं उनमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं हर मार्के से सुरखुरू होकर निकलता हूँ। तुम्हारी बात दुरुस्त है, जनरल टेरेस ने संजीदगी से कहा। तुमने बताया था कि ओलिवर तालाबेब में नहीं था, उसके बारे में कुछ इल्म है कि अब वो कहाँ है? जवाब में मैंने शी गुराए पेश आने वाकयात से जनरल टेरेस को आगाह कर दिया। उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए। शी गुराए का सरबराह जनरल बेल इसराइली मफादात का जबरदस्त हामी है, जनरल टेरेस ने कहा। माजी में भी जनरल हिल के जरिए बहुत से इसराइली मंसूबे पाया तकमील को पहुंचते रहे हैं और इस बार भी ओलिवर की वहाँ मौजूदगी से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि वहाँ कोई साजिश परवान चल रही है। खुसूसन जंगी बहरी जहाज की मौजूदगी तो बेहद तशवीशनाक है। तुम ठीक कह रहे हो जनरल, और ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि ओलिवर किस कार्रवाई में मसरूफ़ है। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द तुमसे राब्ता कायम करेगा। फिर हम देखेंगे कि उसकी बेटी के जरिए उससे किस तरह काम लिए जा सकते हैं। बेहतर होगा अब तुम आराम कर लो अली, कैथी ब्राउन बोली। रात के खाने पर मुलाकात होगी। खाने की मेज पर जनरल टेरेस ने कहा, अभी तक ओलिवर ने राब्ता कायम नहीं किया। हमें ऐसी कोई जल्दी भी तो नहीं है, मैंने उससे कहा। जल्दी तो ओलिवर को होना चाहिए। मैंने उस जंगी जहाज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जनरल टेरेस बोला, फिलहाल उस जहाज के चक्कर में पड़ना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैंने जनरल टेरेस को मशवरा दिया। मुझे यकीन है कि ओलिवर बहुत जल्द राब्ता कायम करेगा। उसी से गुलवाने की कोशिश करेंगे कि उस जंगी जहाज का क्या काम है। खाने के बाद काफी देर तक जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन से कुछ गपियों में मसरूफ रहने के बाद कोई 12 बजे के करीब मैं सोने के लिए चला गया। सुबह नाश्ते की मेज पर जनरल टेरेस बहुत खुश नजर आ रहा था। खैरियत तो है? मैंने उससे पूछा। तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, जनरल टेरेस ने मुस्कुरा कर कहा। रात 1 बजे के करीब तुम्हारे ओलिवर का फोन आया था। क्या कह रहा था? नाश्ता करते करते मेरा हाथ रुक गया। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ, अली यार खान यही मौजूद है। फिर उसने तुमसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन तुमने तो उससे मेरी बात नहीं कराई। मैंने तेजी से कहा। तुम उस वक्त सो रहे थे। तो क्या हुआ? तुम मुझे उठा देते। ये मामला नींद से ज्यादा अहम है। नहीं प्यारे अली यार खान,
ओली बावर्ड के लिए ये मामला तुमसे कहीं ज्यादा अहम है। बेताबी का मुजाहरा तुम्हारी तरफ से हरगिज नहीं होना चाहिए। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैं झिंझला गया। मैंने कहा, अली यार खान से तो सुबह ही गुफ्तगू हो सकेगी। इस वक्त वो सो रहे हैं और ताकीद करके सोए हैं कि उन्हें सोने से ना उठाया जाए। ये सुनकर वो कहने लगा कि वो खुद यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि वो जब चाहे आ सकता है। फिर वो कब आ रहा है? मैंने बेताबी से पूछा। वो आ चुका है। जनरल टेरेस ने धमाका किया। क्या? मैं बुखला कर कुर्सी से खड़ा हो गया। बैठो बैठो। जनरल टेरेस ने हाथ हिलाकर कहा, वो तुम्हारे बेदार होने से 1 घंटा कबल ही यहाँ पहुंच गया था। इस वक्त वो कहाँ है? मैंने पूछा। मैं ओली बावर्ड से तहजीब मालिक एक्स के बारे में मालूम करने के लिए बेताब था। उसे इंतजारगाह में बिठाया गया है। वो तुमसे फौरन मुलाकात करने पर मुसर था, लेकिन मैंने सख्ती से कह दिया कि जब तक अली खुद नहीं उठेगा मुलाकात नामुमकिन है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने कुर्सी एक तरफ खिसकाते हुए कहा। बचपने की बातें मत करो। जनरल टेरेस के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। इस वक्त तुम्हारी तरफ से जरा सी भी बेकरारी का मुजाहरा खासा नामुनासिब होगा। जनरल ठीक कह रहे हैं अली, कैथी बराउन ने नरमी से कहा। तुम्हें ओली बावर्ड से बावकार अंदाज में मिलना होगा। मैं रुक गया। वो दोनों एक बात पर मुत्तफिक थे और कुछ नहीं तो मैं एहतरामन उनकी बात मानने पर मजबूर था। आखिर वो दोनों ही मेरे मोहसिन थे। ये बात तो सोचना भी बहाल था कि वो मेरे मफाद के खिलाफ कोई मशवरा देंगे। मेरी जज्बाती कैफियत बहुत खराब थी। ऐसे में कोई सही फैसला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मेरे पास अपनी इस जज्बाती कैफियत का कोई इलाज भी तो नहीं था। तपते सहरा में सफर करते मुसाफिर को लखलिस्तान के आसार दिखाई दे जाएं, तब वो खुद पर कैसे काबू रख सकता है? पानी से महरूम प्यासे शख्स को कुएं के किनारे ले जाकर सब्र की तलकीन करना कहाँ का इंसाफ है? वो लोग एक दीवाने को अकल की तालीम दे रहे थे, उसे खुद पर काबू रखने का दर्स दे रहे थे। तहजीब मालिक एक्स के लिए मैंने कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी थी। उसे तलाश करने के लिए कौन से पापड़ मैंने नहीं बेले थे। मैं तो फिराक की आग में जल रहा था। मुझे उन आदाब की क्या परवाह हो सकती थी जो मुझ पर मुसल्लत किए जा रहे थे। मैं तो एक ही जिस्म में सारी रुकावटें उबूर करके अपनी प्यारी तहजीब मालिक एक्स तक पहुंच जाना चाहता था। अपने रास्ते में हायल हर दीवार गिरा देना चाहता था। कोई तूफान भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता था। मेरे कान कब से तहजीब की कोई खबर सुनने को बेचैन थे। यूं महसूस होता था जैसे कोई भट्टी सीने में जल रही हो। आंखों से चिंगारियां सी निकलते हुए महसूस होती थी। बदन की रगों में खून की बजाय एक लावा सा दौड़ता हुआ मालूम हो रहा था। फराक की आग मुझे जलाए डाल रही थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि कोई कसर रह गई थी। मैं कुंदन नहीं बन सका था। शायद कुंदन बनने के लिए अभी मुझे उस आग में मजीद जलने की जरूरत थी। मैं कुंदन बन गया होता तो उन लोगों के रोकने पर यूं हरगिज ना रुक जाता। अपने पैरों में मसलतियों की बेड़ियां पहनने से इनकार कर देता। किसी बात की परवाह किए बगैर जाकर ओली बावर्ड को गिरेबान से पकड़ लेता और अगर वो तहजीब मालिक एक्स के बारे में बताने से इनकार करता तो उसके जिस्म पर मौजूद गोश्त को छोटी छोटी बोटियों की सूरत में अलहदा कर देता। उसकी हड्डियों का सुरमा बनाकर हवा में उड़ा देता और उसकी आंखों के सामने उसके कान काट कर फेंक देता। उसकी नाक उसके जिस्म से जुदा कर देता। वो फिर भी ना मानता तो एक एक करके उसके सारे दांत तोड़ देता। उसकी आंखें निकाल कर फेंक देता। उसे जिंदा दरगोर कर देता। उसके जिस्म को जलाकर उसकी राख पानियों में बहा देता। उसे अजियतें दे दे कर सिसका सिसका कर मारता, क्योंकि वो मेरा मुजरिम था, मेरी तहजीब का मुजरिम। मालूम नहीं उसने तहजीब के साथ क्या सलूक किया होगा। उस मासूम सी लड़की का क्या कसूर था? ओली बावर्ड दरिंदा था और एक दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं होता। दरिंदे का तो काम ही चीर फाड़ करना होता है। मैं उस दरिंदे को सफ़े हस्ती से नीस्त व नाबूद कर देना चाहता था, मगर नहीं कर सका। मेरे जज्बों में कोई कमी थी। मैं सोच सकता था, समझ सकता था, और यही मेरी खामी थी। मोहब्बत करने वाले सोचने समझने की ज़हमतों में कहाँ पड़ते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ कब होती है? मोहब्बत की तो अपनी एक अलग ज़बान होती है। उसके कवानीन सबसे जुदा होते हैं जो दुनिया की किसी किताब में तहरीर नहीं होते। ये तो एक ऐसा सौदा है जो सर में समा जाता है तो आदमी खुद ब खुद उसके कवानीन से वाकिफ होता चला जाता है। सौदाई को उससे कब गर्ज होती है कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था। ये सौदा मेरे सर में पूरी तरह नहीं समा सका था। मुझे बड़ी नदामत महसूस हुई। मैं तहजीब से शर्मिंदा था। मैं उसके लिए अपने जज्बों को मुकम्मल देखना चाहता था, लेकिन ये कोई इख्तियारी चीज़ तो होती नहीं। ये जज्बे तो किस्मत वालों को मिला करते हैं और सिर्फ आली ज़र्फ़ों के हिस्से में आते हैं। आदमी को इन पर इख्तियार होता तो कम अज़ कम ज़र्फ़ मोहब्बत का मुद्दई बन जाया करता। मैं बूझल कदमों से चलता हुआ कुर्सी तक वापस आया और बेजान से अंदाज में
कुर्सी में गिरकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। शुक्र है तुम वापस आ गए, मैंने कैथी बरौन की खलीक आवाज सुनी, वरना मैं तो समझी थी कि तुम सीधे ओली बाबर के पास जाकर ही रुकोगे। अली के चेहरे के तासरात से तो मैं भी डर गया था, शायद इस तरह रोका जाना बड़ा मुश्किल है, जनरल टेरेस ने कहा। नहीं जनरल टेरेस नहीं, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे तो खुद से गिला है, मैं अपने होशो आवाज में क्यों हूँ। अब तक तो मुझे ओली बाबर को कई टुकड़ों में तकसीम कर देना चाहिए था। खुद को संभालो अली, जनरल टेरेस ने हमदर्दाना अंदाज में मेरा शाना थपथपाया। क्या तुम इस कैफियत में ओली बाबर से मिलोगे? मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत गहरा जख्म लगाया है, लेकिन उस पर अपनी ये कैफियत जाहिर करके तुम उसके लिए तस्कीन फराहम करोगे? क्या तुम ये गवारा करोगे तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारी हालत से लुत्फानंदोज हो? मैंने चौंक कर सर उठाया। उसकी बात मेरे दिल में बहुत गहराई तक उतर गई थी। वो ठीक कह रहा था, दुश्मन को तस्कीन फराहम करना कहाँ की दानिशमंदी है। फिर ये भी तो सोचो कि उसकी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, कैथी बरौन कह रही थी। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मेरी समझ में नहीं आता कि उसे अपने सामने मौजूद पाकर खुद पर कैसे काबू रख सकूंगा। मैंने कहा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। तुम्हें अचानक क्या हो गया है अली? जनरल टेरेस ने हैरत से कहा। तुम तो बहुत बाहुसला आदमी हो। तहजीब मालिक एक्स के अगवा के बाद ये ओली बाबर से तुम्हारी पहली मुलाकात तो नहीं होगी। हर चीज की एक इंतहा होती है जनरल, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। मैंने भी बड़ी कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। अब ऐसा मालूम होता है कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। यूं समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है जिससे तुम्हें सुरखरू होकर निकलना है, कैथी बरौन बोली। मेरा तो शहरादा बिखर चुका है, यूं लगता है जैसे मैं अपनी शिनाख्त खो बैठा हूँ। मुझ पर रिक्कत तारी होने लगी। जज्बाती बातें मत करो, जनरल बड़े जोर से दाड़ा। मैं तुम्हारे थप्पड़ भी रसीद कर सकता हूँ। जनरल की दाढ़ मुझे होश में ले आई। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। बेशक तुम मुझे थप्पड़ भी मार सकते हो, मैंने धीरे से कहा, और मुझे यकीन है वो थप्पड़ भी मेरे मुफाद में होगा। मैं सर झुकाकर दोबारा नाश्ता करने लगा। जनरल टेरेस और कैथी बरौन मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से फिजा थोड़ी देर के लिए मुकद्दर हो गई। दफअतन मैंने सर उठाकर कहा, फिक्र ना करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। जनरल टेरेस के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारी ये कैफियत तूल ना पकड़ जाए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जनरल, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आदमी की मशीनरी बड़ी पेचीदा होती है अली, कैथी बरौन बोली। पूरी जिंदगी खुद को दरियाफ्त करते करते गुजर जाती है। मैंने हैरत से कैथी बरौन को देखा। उसने बहुत बड़ा फलसफा बड़ी आसानी से बयान कर दिया था। नाश्ते के बाद हम ओली बाबर से मिलेंगे, जनरल टेरेस ने कहा। तुम्हें उसके सामने खुद पर पूरी तरह काबू रखना होगा। अब मुझे कुछ नहीं होगा जनरल, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मालूम नहीं वो कैसी जज्बाती रूह थी जो मुझे भाग कर ले गई थी। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। अगर तुम कहो तो उसे यहीं बुलवा लिया जाए। बुलवा लो, इसमें कोई हरज नहीं, मैंने उससे कहा। जनरल टेरेस ने एक मुलाजिम से ओली बाबर को बुलाने को कहा और चंद ही लम्हों बाद ओली बाबर डाइनिंग हॉल के दरवाजे में खड़ा नजर आया। उसका चेहरा सूता हुआ था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। मैंने उसे सिर्फ 2 रोज कबल देखा था। उस वक्त वो बहुत ताजा दम मालूम हो रहा था। इससे कबल मैंने किसी शख्स की हालत में इतने कलील अरसे में इतना बड़ा तगय्युर रुनमा होते नहीं देखा था। यूं मालूम होता था जैसे उसके जिस्म से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। अंदर आ जाओ ओली बाबर, मैंने बुलंद आवाज से कहा। वो नीम मुर्दा से अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नाश्ते की मेज तक पहुंच गया। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी और उसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन हैरत के तासरात थे। बैठ जाओ ओली बाबर, जनरल टेरेस ने कहा। ओली बाबर एक कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गया, मगर उसकी निगाहें एक पल के लिए भी मेरे चेहरे से नहीं हटी। खूब जी भर के देख लो ओली बाबर, शायद दोबारा देखना नसीब ना हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, ओली बाबर बुड़बड़ाया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। जाहिर है तुम्हें आसानी से यकीन आ भी नहीं सकता। तुमने तो अपनी तरफ से मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओली बाबर ने कुर्सी में पहलू बदला। मुझे अपने उस इकदाम पर कोई शर्मिंदगी नहीं। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर तुम्हें मौका मिल जाए तो क्या तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगे? मैंने तो तुम्हें शर्मिंदा करने की कोई कोशिश नहीं की, मैंने संजीदगी से कहा। लेकिन तुमने खुद जो हरकत की है, तुम्हें उस पर शर्मिंदगी नहीं है? ओली बाबर ने मेज पर घूंसा मार कर कहा। दुश्मनी मेरे और तुम्हारे दरमियान है। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो तुमने उसे अगवा कर लिया? जनरल टेरेस और कैथी बरौन खामोश तमाशाई की हैसियत से हम दोनों को देख रहे थे। नाश्ता करो ओली बाबर, मैंने बड़े सुकून से कहा। तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, मगर मुझे भूख भी नहीं है। तुम तो बस मेरी बेटी लकी को मेरे हवाले कर दो।
तुम मुझे कमजोर करार दे चुकी हो ओली बावड़, और जोश जज्बात में तुम तहजीब मालिक एक्स को भूल गए। पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी, वो मेरी गलती थी अली। ओली बावड़ गिगियाने लगा। लेकिन तुम मेरी लकी को मेरे हवाले कर दो। भीख मांगने का अंदाज इख्तियार करके अपने वकार को मजरूब मत करो, मैंने तलख लहजे में कहा। तुम्हें अपना वकार मलहूज रखना चाहिए। ओली बावड़ के चेहरे पर ओली बावड़ के चेहरे पर तकलीफ के तासरात नजर आए। उसकी अनाब बुरी तरह मजरूह हुई थी। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा और चंद लम्हों के अंदर अंदर वो हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून दिखाई देने लगा। तुम ठीक कह रहे हो अली यार खान, मुझे वाकई बावकार अंदाज में बात करना चाहिए। हाँ तो तुम मुझे अपने मुतालबात से आगाह करो। मेरे कोई मुतालबात नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबा है, तहजीब मालिक एक्स की रिहाई। ओली बावड़ का चेहरा फिर तारीक हो गया। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। मेरे लहू की गर्दश तेज होगी और दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद को कोई बड़ी खबर सुनने के लिए तैयार करने लगा। मैं उससे कहना चाहता था कि जल्द से जल्द अपनी बात मुकम्मल कर दे, मगर हौसला नहीं हो रहा था। जनरल टेरेस और कैथी बरोन के चेहरे से भी इज़्तिराब झलकने लगा। वो अब मेरे कब्जे में नहीं है। चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद ओली बावड़ ने अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैंने सुकून की एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। ये तो बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि ये खबर ओली बावड़ जैसे मक्कार शख्स के जरिए सुनने को मिली थी। अगर वो तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो फिर कहाँ है? मैंने उससे पूछा। मुझे नहीं मालूम, ओली बावड़ ने कहा। 2 माह कबल वो फरार होने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद से मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। और जो कुछ तुम कह रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे अफसोस है ओली बावड़, बगैर सबूत के मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, ऐसे में मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तुमसे कुछ बाइद नहीं, तुम किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हो। हाँ, मैं किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी का जुआ तो नहीं खेल सकता। काश तहजीब मेरे कब्जे में होती तो मैं यहाँ तनहा ना आता। मैं कोई दलील सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। लकी आवड़ की रिहाई तहजीब मालिक एक्स की वापसी के साथ मशरूत है। अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि औलाद का दर्द क्या होता है, ओली बावड़ ने कहा। मैं फलसफा सुनने के मूड में भी नहीं हूँ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। लकी आवड़ की वापसी चाहते हो तो तहजीब मालिक एक्स को मेरे हवाले करो। ओली बावड़ मुझे बेबसी से देखने लगा। मैंने उसे बड़े नाजो नाम में पाला है, तुमने उसे कोई अजियत तो नहीं पहुंचाई? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुमने तहजीब मालिक एक्स को कोई अजियत तो नहीं पहुंचाई, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं, यकीन करो, मैंने उसे कोई अजियत नहीं पहुंचाई। तुम भी लकी को कोई अजियत ना देना। मैं तहजीब को तलाश करने के लिए अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करूंगा। तुम कितने संग दिल और झूठे आदमी हो ओली बावड़, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तहजीब को तुमने उस मौके पर अगवा किया जब उसकी शादी होने वाली थी। एक लड़की को शादी से महरूम करके तुम ये कहते हो कि तुमने उसे कोई अजियत नहीं पहुंचाई। तुम दरिंदे हो ओली बावड़, और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो। ओली बावड़ का सर झुक गया। जो कुछ हो गया मैं उसका अदाला तो नहीं कर सकता, मगर मैं जल्द से जल्द तहजीब का सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। तुम लकी को कोई अजियत ना देना। मुझे इस बयान पर शुबा है कि तहजीब मालिक एक्स फरार हो गई हो, जनरल टेरेस ने पहली बार गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए लकी से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर वो फरार होने में कामयाब हो गई है तब भी तलाबीब से बाहर तो नहीं निकल सकी होगी। जनरल टेरेस ने जरा की। वो तलाबीब में कैद नहीं थी, ओली बावड़ ने किया। क्या मतलब? मैं इस इंकिशाफ पर चौंक पड़ा। अब तक मैं यही समझता रहा था कि तहजीब तलाबीब से फरार हुई होगी। जनरल टेरेस के होंठों पर मुस्कुराहट थी और कैथी बरोन हैरान नजर आ रही थी। उसे अमेरिका में रखा गया था और वो वहीं से फरार हुई है, ओली बावड़ ने कहा। झूठ मत बोलो, मैं दांत पीस कर बोला। उसे कैद रखने के लिए तलाबीब से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी। क्या तुम उसे अमेरिका में कैद रखने को कोई जवाब पेश कर सकते हो? इसराइली हुकाम उसके जानी दुश्मन है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी मिल जाती कि तहजीब मालिक एक्स तलाबीब में मेरी कैद में है तो उसे सरकारी तहवील में लेकर सजाए मौत दे दी जाती। तुम्हें उसकी जिंदगी बचाने से क्या दिलचस्पी थी ओली बावड़ कि उसकी जान बचाने के ख्याल से तुमने उसे अमेरिका भिजवा दिया? उसकी वजह तुम थे अली यार खान, ओली बावड़ ने कहा। मैंने सोचा कि तहजीब मालिक एक्स के बल पर तुमसे अपनी बातें मनवाता रहूंगा, इसलिए मुझे उसकी जिंदगी से दिलचस्पी हो गई थी। कितनी शर्मनाक बात है ओली बावड़, गोया तुम मेरे मुकाबले में अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहे हो। हाँ अली यार खान, ओली बावड़ बड़ी ढिठाई से बोला। मादी में यही होता रहा है, मुझे तुम्हारे हाथों हमेशा ही जिक उठाना पड़ी है, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है।
किसे खबर कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ ओली बावड़, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। हाँ, इस वक्त तो मैं तुम्हारे सामने बेबस हूँ, लेकिन तुम उसे सिर्फ तहजीब मालिक एक्स का सुराग मिलने तक अपने कब्जे में रखोगे। तुम अपनी शरायत पेश करने की पोजीशन में तो नहीं हो ओली बावड़, मैंने उससे कहा। मैं तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ अली यार खान, तुम्हें ऐसी कोई दरख्वास्त करने का हक भी नहीं है जिसकी नफी मादी में तुम अपने रवैये से कर चुके हो। तुम दुश्मन जरूर हो अली, मगर मैं फखरिया कह सकता हूँ कि तुम एक आली ज़र्फ दुश्मन हो। मैं तुम्हारी तरफ से किसी ज्यादती की तवक्को नहीं रख सकता। जंग और मोहब्बत में हर बात जायज है ओली बावड़, मैं बेरहमी से मुस्कुराया। दफतन ओली बावड़ का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं गोटेल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, जरूर बजा देना, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, और फिर जिंदगी भर ईंटें ही बजाते रहना। शायद तुम इस गलतफहमी का शिकार हो कि लकी हावड़ को गोटे हिल में रखा गया है। क्या मतलब? ओली बावड़ ने चौंक कर कहा। वो गोटे हिल में नहीं है तो फिर कहाँ है? नहीं ओली बावड़, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें इस बात से आगाह कर दूं। तुम सारी जिंदगी सर मारते रहो तब भी ये मालूम नहीं कर सकोगे कि उसे कहाँ रखा गया है। वैसे बेफिक्र रहो, वो जहाँ भी है, मेरे जो दोस्त उसकी निगरानी पर मामूर हैं, उन्हें हदायत दी गई है कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचे तो उसका इंतकाम लकी हावड़ से लिया जाए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें जो हदायत भी दी जाए उस पर बाइना अमल करते हैं। चुनाचे तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके देखो, अगले ही रोज तुम्हें लकी हावड़ की छिंगलियां मौसूल होंगी, पहले बाएं हाथ की और फिर दाएं हाथ की, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम इंसानियत के जामे में वापस नहीं आ जाओगे। ओली बावड़ बेबसी से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। उसकी बेबसी पर मैंने अपने जिस्म में कैफ व सुरूर की अजीब सी लहरें दौड़ती हुई महसूस की। और अब जब तुमने गोटेल के खिलाफ कार्रवाई करने का आज़म किया है, मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तो मैं अपने उन दोस्तों को ये नई हिदायत भिजवा दूंगा कि अगर गोटेल के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया जाए तो उस सूरत में भी लकी के साथ वही सलूक किया जाए जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। बस करो अली यार खान, बस करो। ओली बावड़ चीख पड़ा, मेरे रबत का मजीद इम्तिहान मत लो। जो कुछ हो रहा है तुम इसे बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो, मैंने सफाकी से कहा, इसलिए कि तहजीब को अगवा करके पहल तुमने की थी, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अली यार खान का इंतकाम कितना भयानक होता है। आइंदा तुम इस किस्म की कोई बात सोचने की जुर्रत नहीं कर सकोगे। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। गोटेल के खिलाफ भी मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। बस तुम लकी को कोई अजियत ना पहुंचाना। इसका इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर होगा। अगर तुम मेरे साथ ताउन करते रहोगे तो लकी हावड़ भी महफूज रहेगी, वरना नहीं। तुम क्या चाहते हो? ओली बावड़ ने पूछा। मैं पहले ही तुमसे वादा कर चुका हूँ कि तहजीब का सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो तुम मुझे तहजीब के मुताल्लिक तफसील से बताओ, मैंने उसे कहा। मैंने उसकी जिंदगी को दरपेश खतरात के पेश नज़र उसे इसराइल में नहीं रखा था, बल्कि उसे अमेरिका के एक कस्बे में भिजवा दिया था। मुझे इस सिलसिले में खुद भी तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन अब से तकरीबन 2 माह कबल वो वहाँ 7 अफराद को जलाकर फरार होने में कामयाब हो गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वो अखबार लाया हूँ जिसमें उस साने की तफसीलात छपी थी। मैंने ओली बावड़ से वो अखबार ले लिया। वो 2 माह कबल का एक अमरीकी अखबार था। उसमें ओली बावड़ के बयान करदा वाक़े की तफसीलात मौजूद थी, मगर इसमें तहजीब मालिक एक्स का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ था। मैंने ये बात ओली बावड़ से कह दी। मुझे यकीन था कि तुम इस खबर पर भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास अपनी बात का ये ज्यादा से ज्यादा सबूत है, और ये अखबार मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। लेकिन सवाल ये है कि तहजीब के फरार होने के बाद तुमने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने उसकी तलाश में अमेरिका में अपने सारे वसाइल इस्तेमाल किए थे, लेकिन मुश्किल ये है कि अब अमेरिका में मेरे असरात इतने ज्यादा नहीं रहे जितने पहले थे, और खुद में इससे ज्यादा अहम कामों में मसरूफ होने की वजह से उस तरफ ज़ाती तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन अब मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मैं खामोशी से अखबार पर निगाहें दौड़ाता रहा। मुझे इस बात पर सख्त तशवीश थी कि अगर तहजीब को फरार हुए 2 माह हो चुके हैं तो उसने अब तक मुझसे राब्ता कायम क्यों नहीं किया। मेरा ज़हन परेशान कुल ख्यालात की अमाजगाह बना हुआ था। कहीं वो किसी और मुसीबत में न गिरफ्तार हो गई हो। ये भी मुमकिन था कि वो मुझे तलाश करने में नाकाम हो गई हो, इसलिए कि पिछले 2 माह के दौरान मैं खुद भी मसरूफ रहा था। काफी देर तक डाइनिंग हॉल में गंभीर सन्नाटा मुसल्लत रहा। बिलाकर मैंने ये मोहरे सकूत तोड़ी। उस वक्त बहरी जहाज में जब एलिस ब्रॉडवे और रागजून समेत हम सबको तुम्हारे सामने पेश किया गया था, तो मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम्हारी हैसियत एक सरबराह की सी थी। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे? इनकार का क्या सवाल है। मैं उस जहाज का सरबराह हूँ, और उस जजीरे पर भी तुम्हारी निगरानी में काम हो रहा है जहाँ मैं कैद रखा गया था। जनरल टेरेस की आंखों में दिलचस्पी की चमक बढ़ गई। हाँ, वो लोग भी मेरी मातहती में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो?
मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस बार तुम किस चक्कर में हो। मैंने ओली बावड़ की आंखों में देखते हुए सवाल किया। ओली बावड़ ने एक तवील सांस ली। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी नाकामी का एतराफ कर लेते हैं। सारडान की पहाड़ियों से प्लेटिनियम के उसूल के लिए हमने जो स्कीम बनाई थी वो नाकाम हो चुकी। असूली तौर पर हमें उससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, लेकिन इसराइली हुकूमत के लिए प्लेटिनियम के उन ज़खायर में इतनी कशिश है कि वो इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई है कि सारडान की पहाड़ियों से हर कीमत पर प्लेटिनियम के ज़खायर हासिल करूं। तुमने जो कुछ देखा वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्या तुमने हमें बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझा है ओली बावड़? मैंने नागवारगी से कहा। अकल की बातें करो। कहाँ सारडान की पहाड़ियाँ और कहाँ वो समंदर, दोनों के दरमियान सैकड़ों मील का फासला तो जरूर होगा। प्रोग्राम ये था कि समंदरी रास्ते से शी गुराए और गोटेल के दरमियान खुफिया सफर किया जा सकता है। चुनाचे शी गुराए वाली सिम से सारडान की पहाड़ियों तक खुफिया ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोदी जाएं और सारडान की चट्टानों तक पहुंचकर उन ज़खायर में से प्लेटिनियम का जितना भी हिस्सा मुमकिन हो सके हासिल कर लिया जाए। इसराइल के लिए प्लेटिनियम का उसूल बेहद अहमियत रखता है। जनरल टेरेस का मुंह हैरत से खुल गया था। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, मगर मैं ओली बावड़ को निगाहों में तोलने की कोशिश कर रहा था। क्या जनरल बेल भी इस साजिश में तुम्हारा शरीके कार है? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसे तो मैंने सिर्फ दोस्ताना मराहत हासिल की हैं। सुरंगों की खुदाई का काम शुरू हो चुका है? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ अरसे में हम वो इंतजामात करने में कामयाब हो जाते जिनके जरिए सुरंगों की खुदाई की जा सकती थी। और उसके लिए तुमने कौन से समंदरी रास्तों का इंतखाब किया था? इस बार जनरल टेरेस ने सवाल किया। कालमो कैंपो से 60 मील जनूब मशरक में एक समंदरी खाड़ी है, ओली बावड़ ने कहा। वहां तक हमारी पहुंच बआसानी हो सकती थी और वहीं से हम सारडान के लिए सुरंग की खुदाई का आगाज कर सकते थे। नामुमकिन, जनरल टेरेस बोला। इस इलाके में 12 कबीले आबाद हैं और वो सब के सब मेरी हुकूमत के हामी हैं। क्या तुम वहां आसानी से सुरंगें खोद सकते थे? और फिर वो सुरंगें कितनी तवील होती? ये तमाम बातें हमारे पेश नजर थी जनरल, और हमने इस सिलसिले में एक जामे मंसूबा भी तरतीब दे लिया था। हम पादरियों की हैसियत से दाखिल होकर वहाँ अपना असर और रसूख कायम करते, जिसके नतीजे में हम उन लोगों से मराहत हासिल कर सकते थे। क्या ये एक तवील मंसूबा नहीं था मिस्टर ओली बावड़? क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसी दौरान सारडान की पहाड़ियों से प्लेटिनियम के ज़खायर निकाले भी जा सकते हैं? मंसूबा तवील जरूर था, लेकिन यह नामुमकिन था कि उसकी तकमील से कबल सारडान की पहाड़ियों से प्लेटिनियम के सारे ज़खायर हासिल कर लिए जाते। जनरल टेरेस खामोश हो गया। ओली बावड़ से जो मालूमात हासिल हुई थी वो काफी थी, और अब गालबन वो ये सोच रहा था कि इन मालूमात की रोशनी में उसका आइंदा कदम क्या होना चाहिए। मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया अली? कुछ देर की खामोशी के बाद ओली बावड़ ने मुझसे पूछा। ये फैसला तो पहले ही हो चुका है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। अगर तुम मेरी इकलौती बेटी को मेरे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि सारडान के खिलाफ होने वाले मंसूबे पर अमल दरामद रोक दूंगा। लकी की वापसी के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है, और सारडान वाला मंसूबा अब चूंकि जनरल टेरेस के इल्म में आ चुका है, लिहाजा तुम लोग उस पर वैसे भी अमल नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, लकी को वापस हासिल करना है तो तहजीब मालिक एक्स को तलाश करो। मैं तहजीब को जरूर तलाश करूंगा, मैं उसे तलाश करने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन फर्ज करो वो मुझे सारी जिंदगी ना मिल सके तो? बेफिक्र रहो ओली बावड़, अगर तुम सारी जिंदगी तहजीब को तलाश न कर सके तो लकी आवड़ भी सारी जिंदगी तुम्हें वापस नहीं मिल सकेगी। ओली बावड़ के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। फर्ज करो तहजीब मालिक एस खुद ही तुम्हारे पास पहुंच गई तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं लकी आवड़ को रिहा कर दूंगा। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरी उससे मुलाकात करा सकते हो अली? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो गोटे हिल में नहीं है। अगर होती तब भी मैं उसे तुम्हारी मुलाकात ना कराता। ठीक है अली, ओली बावड़ ने उठते हुए कहा। मैं तुमसे आइंदा कहाँ राब्ता कायम करूं? जनरल टेरेस के जरिए तुम मुझसे राब्ता कायम कर सकोगे। अगर मैं यहाँ ना हुआ तब भी जनरल टेरेस को अपनी नकलो हरकत से बाखबर रखूंगा। ओली बावड़ जल्द राब्ता कायम करने का वादा करके रुखसत हो गया। बात कुछ समझ में नहीं आई अली, जनरल टेरेस ने कहा। मुझे यूं महसूस होता है जैसे ओली बावड़ ने झूठ बोला है। सारडान की पहाड़ियों तक उसने जिस सुरंग की खुदाई का जिक्र किया है वो अमलन नामुमकिन है। मैं खुद भी उसकी तरफ से मशकूक हूँ जनरल। मैंने कहा, वो इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है। उसके मुंह से निकली हुई किसी बात पर भी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे तो इस बात से खुशी है कि तुमने ओली बावड़ के साथ गुफ्तगू के दौरान बड़ी गैर जज्बातियत का मुजाहरा किया। क्या थी बरौन बोली? तुम क्या समझ रही थी? जनरल टेरेस ने क्या लगा कर कहा। मेरे इस दोस्त को अपनी कैफियत छुपाने में कमाल हासिल है। दफतन एक मुलाजिम अंदर आया और जनरल टेरेस के नजदीक पहुंचकर मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। जनरल टेरेस ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं जनरल। मुलाजिम ने बताया, उन्होंने खुसूसी कोड दिया है ताकि आप फौरन उनसे मुलाकात कर लें। वो खातून कहाँ है? जनरल टेरेस ने चौंक कर पूछा।
انہیں استقبالیہ کمرے میں بٹھایا گیا ہے۔ میں مضطربانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ خصوصی کوڈ تو تہذیب کے ہی علم میں تھا، کیونکہ یہ کوڈ میں نے ہی اسے بتایا تھا اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کوڈ کے ذریعے جنرل سے فوری ملاقات کی جا سکتی ہے۔ بیٹھو ولی، بیٹھ جاؤ، جنرل نے کہا، اسے یہیں بلوا لیتے ہیں۔ جنرل نے ملازم سے کہا کہ اس خاتون کو ناشتے کی میز پر ہی بھیج دیا جائے۔ ملازم چلا گیا، مگر میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ذرا دیر قبل ہی تو ہولی بابڑ کے ذریعے مجھے تہذیب کے فرار کی خبر ملی تھی اور اب وہ خود بھی پہنچ گئی تھی۔ میری بےتاب نظریں دروازے پر جمی تھی، مجھے ایک ایک لمحہ گزارنا محال ہو رہا تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں تہذیب کو دیکھنے والا تھا، پتہ نہیں وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ مسلسل صعوبتیں برداشت کرتے کرتے اس کا کیا حال ہوا ہوگا، میں اس سے کس انداز میں ملوں گا۔ میرے دل و دماغ میں عجیب سی ہیجانی کیفیت برپا تھی۔